वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। आज आप लोगों को नेशनल इनकम के लेक्चर का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। जैसा हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, उसमें जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी नेशनल इनकम से रिलेटेड, उसमें से कुछ थ्योरीज, कुछ पार्ट्स, ऐसे कुछ पॉइंटर्स जो थे वो रह गए थे, वो हम इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जितना भी आपका प्राइस में चेंज आने की वजह से इकोनॉमी के जीडीपी में चेंज आता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, कि जितना भी प्राइस लेवल इकोनॉमी में चल रहा है या फिर जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उसको मेजर करता है कि कितना इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी में। उसको कौन मेजर करता है? जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये हम फाइंड कैसे करते हैं? इसके लिए आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो मैंने पार्ट 1 में कराया है उसको यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो उसकी भी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज रियल जीडीपी। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो फाइंड आउट करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, और ये परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं हम। किस में फाइंड आउट होता है? ये परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू देखनी है एक। तो अब याद करने के लिए कि नॉमिनल जीडीपी पहले आएगा या रियल जीडीपी पहले आएगा, तो आपने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। न्यूमरेटर ऊपर होता है, दैट इज एन। एन मतलब नॉमिनल जीडीपी आपका न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे फिर रियल जीडीपी रहेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में जाके कि रियल जीडीपी ऊपर था या नॉमिनल ऊपर था, रियल जीडीपी ऊपर था या नॉमिनल जीडीपी ऊपर था। तो आप क्या करोगे? नॉमिनल एन, एन फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ही रहेगा, वो उसका फिक्स है जगह, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते? सपोज नॉमिनल जीडीपी हमारी 10,000 है एंड रियल जीडीपी है वो 5,000 है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 100 करना है। अब इसको आप फाइंड आउट कर लोगे, कितना आ गया? 200। आपका इन्फ्लेशन क्या चल रहा है? किस रेट से चल रहा है? 200 के रेट से चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि कौन कौन सी फैक्टर्स प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। कोई भी चीज प्रोडक्शन, कोई किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं? क्या यूज होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन्हीं को हम देखेंगे कि ये क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज और इनपुट्स। ये क्या है? रिसोर्स हैं या इनपुट्स हैं जो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे किसी भी इकोनॉमी में, तो आपको कुछ इनपुट्स लगेंगे, तो वो इनपुट्स को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ मेन इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहले आता है लैंड। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। भाई हम जहाँ पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेस चाहिए ना। ये स्पेस पे मैं अपनी फैक्ट्री वगैरह या फिर इंडस्ट्री जो भी है वो डालूंगी ना, और फिर वहां पे वो प्रोडक्शन होगी ना। तो स्पेस सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इसमें आपको वाटर चाहिए, वाटर भी आपका नेचुरल रिसोर्स में ही आता है। नेक्स्ट लेबर। भाई आपने स्पेस डिसाइड कर लिया, आपका स्पेस डिसाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर्स चाहिए जो काम करेंगे। अब वो लेबर्स हम सेकेंड नंबर पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेबर्स, दैट इज ह्यूमन एफर्ट, कि हम लोग कितना एफर्ट दे रहे हैं कोई भी चीज प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ह्यूमन जो है दैट इज फिजिकल एंड मेंटली वहां पे रहता है कोई भी गुड्स को कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल में ऑल मैन मेड रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, वो सारी चीजें आपकी कैपिटल में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इट रेफर्स टू एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंबाइन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। मतलब कि कोई एक पर्सन जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों का अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके, और फिर इनको यूज करके कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए एग्री हो, और आगे रिस्क बियर करने के लिए भी एग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, रिस्क भी लेता है, और कभी कभी इन्वेंशंस भी करता है बहुत सारे। भाई रिस्क ले रहा है, कुछ नया इन्वेंट कर दिया तो अपना नाम लाएगा ना वो मार्केट में, तो कुछ इन्वेंशन भी करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब ये जो पॉइंटर्स हैं आपके, ये आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन। आप लोगों को पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। कोई भी आप गुड्स, मशीनरी वगैरह खरीद के लाए, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, 2 साल यूज किया। मान लो आपने जब खरीदा था तो 50,000 में खरीदा था, 2 साल यूज किया, क्या आप दोबारा उसको बेचने जाओगे तो 50 में ही बिकेगा? नहीं बिकेगा। 50 में बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, कुछ उसकी वैल्यू कम होके बिकेगा। क्या पता 25 में जाए, क्या पता 30 में जाए, क्या क्या पता 40 में जाए। तो वो जो उसकी वैल्यू कम हुई है ना, दैट वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड अमाउंट। ठीक है, दैट वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड अमाउंट। क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड कैपिटल या एसेट्स है, उसमें कोई भी वियर एंड टीयर आ गया, मतलब वो टूट फूट गया या कुछ खराब हो गया या कुछ भी, या फिर टाइम पास हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक सेकेंड हैंड चीज हो गई, वो एक तरीके से हम बोल दे कि वो सेकेंड हैंड चीज हो गई। या फिर कोई भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उसमें ऐसी, जैसे हमने वॉशिंग मशीन लिया तो वॉशिंग मशीन अब ऑटोमेटिक आने लग गए, तो मेरा जो वॉशिंग मशीन है जो पुराना वाला है वो तो आउटडेटेड हो गया ना, तो उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू कम होती है ना, दैट इज डेप्रिशिएटेड अमाउंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल लॉस की। कैपिटल लॉस क्या होता है? It is the loss in the value of assets due to unexpected events such as natural disaster, fire and theft। क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा इवेंट अकर हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या? कोई भी ऐसा इवेंट अकर हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चोरी हो गई, आग लग गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी, किसी भी वजह से मेरा कैपिटल लॉस हुआ है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके ऊपर लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स? आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर लगेगा, आप कुछ सेल कर रहे हो, कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये टैक्स कितना लगेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज जीएसटी। एग्जाम्पल ले लो, जीएसटी या फिर एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है भाई? सब्सिडी एक हेल्प होती है गवर्नमेंट की साइड से, जो किसको दी जाती है? फर्म को। कभी फर्म को दे देते हैं, कभी हाउस होल्ड को दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एलपीजी सिलेंडर जो है उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, कि अगर सिलेंडर 1000 का है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 200 की, तो वो अब आपको 800 रुपए का मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फर्म को, किसी प्रोड्यूसर को भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कैसे? वो बोलती है कि भाई ये गुड है समथिंग, इसको आप प्रोड्यूस करो, इसका जो इनपुट है ना, वो मैं आपके लिए कुछ इतना % सस्ता कर दूंगा। दैट इज सब्सिडी प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा इनपुट्स खरीद पाएगा और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो वही हमारी एक ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी एंड हमारी इकोनॉमी एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट होगी। तो ये जो प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो दोनों को सब्सिडी देती है, हाउस होल्ड्स को भी और फर्म को भी, तो दोनों बेनिफिटेड होते हैं इनसे। नेक्स्ट है आपका
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? सिंपल, अभी आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी को माइनस कर दूं, दैट इज NIT। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, गवर्नमेंट जो है आपको कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए 200 रुपए का टैक्स ले रही है। ठीक है, क्या ले रही है? टैक्स ले रही है 200 रुपए का। 200 का टैक्स, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर 200 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, वो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम निकाली कि हम प्रोड्यूसर को वही गुड प्रोड्यूस करने पे या गुड प्रोड्यूस करने पे 100 रुपए की सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडी आप समझे कि क्या है, कि कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें 100 रुपए की छूट मिल गई, कि आप प्रोड्यूस करो, 100 रुपए सस्ता हो गया कोई इनपुट या कुछ भी, तो 100 रुपए का क्या मिल गया आपको? सब्सिडी मिल गई। अब एक तरीके से आप गवर्नमेंट को 200 रुपए पे भी कर रहे हो, गवर्नमेंट ने फिर दूसरे गुड पे या उसी गुड पे 100 का क्या कर दिया? सब्सिडी दे दी। तो आप नेचुरली अगर देखो तो आप कितना पे करोगे? 200 माइनस 100। ठीक है, 100 पे कर रहे हो, तो ये जो 100 है ना, दैट इज योर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो उसमें से आप अपनी सब्सिडी को माइनस कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगा दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस। कि मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। क्या कहते हैं? सपोज आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया और उसके प्रोडक्शन में आपको 1000 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया और उसके प्रोडक्शन में आपको 1000 रुपए का खर्चा आया। अब क्या मार्केट में जाके वो 1000 रुपए का ही बेच दोगे? 1000 रुपए की कॉस्ट जो आई, क्या आप मार्केट में जाओगे उसको 1000 का ही बेच दोगे? अपना प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीजें उसमें ऐड नहीं करोगे? तो जो प्रॉफिट मार्जिन और जो आपके टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद जो एक प्राइस बनता है, मान लो मैंने 1000 का प्रोड्यूस किया और मैं मार्केट में 2000 का बेच रही हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? टैक्स इंक्लूड है, एक्सक्लूड कर दी है सब्सिडी को, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी यहीं पे है। तो 2000 का जब मैं इसको मार्केट में बेच रही हूँ, दैट इज मार्केट प्राइस MP। ठीक है, बनाया कितने का था? 1000 का बनाया था। 1000 का नहीं बेच सकती, लॉस हो जाएगा मुझे। अब मैंने इसका मार्केट प्राइस क्या रख दिया? 2000। इसमें टैक्स इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और एक्सक्लूड क्या कर दिया है? सब्सिडी को, और कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी यहीं पे है। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? It refers to the amount paid to factor of production for their services in the production process। क्या कह रहा है कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, लैंड, लेबर, कैपिटल, यही थे ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सर्विस दे रहे हैं, इनको हम जो पेमेंट करते हैं ना, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। क्या? दैट इज फैक्टर कॉस्ट, कि जो भी सर्विसेज हमने यूज करी उनको उसके बदले पे कर दिया। अब ये क्या क्या होता है? लेबर को हम वेजेस दे देते हैं, ये क्या हो सकते हैं? दैट इज लेबर को हम वेजेस दे देते हैं। लैंड जब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम रेंट वगैरह पे कर देते हैं। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अपना देख लेता है, तो ऐसे हम उसको पेमेंट कर देते हैं। अब ये जो पेमेंट्स है ये क्या है? ये सारी चीजें आपकी फैक्टर कॉस्ट में आती हैं। ये हमने क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ सर्विसेज दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड refers to the difference between factor income received from the rest of world and factor income paid to the rest of world। क्या कह रहा है? जितना हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिसीव करेंगे और कुछ पेमेंट भी करेंगे, भाई रिसीव कर रहे हैं तो कुछ पेमेंट भी जाएगी, तो उनका जो डिफरेंस होता है, किसका? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम पे कर रहे हैं कुछ
और कुछ रिसीव कर रहे हैं, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान लो कि आपके इंडिया में कुछ लोग जो हैं वो यूएस के बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको पे करोगे, ठीक है। अब इंडिया के कुछ लोग जो हैं वो यूएस में काम कर रहे हैं, उनको वहां पे पेमेंट मिलेगी, तो वो आपने रिसीव किया, ठीक है, वो आपने रिसीव किया और यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लो आपने टोटल पूरे ईयर में 2 लाख रिसीव किया है और 1 लाख पे कर दिया, तो जो 1 लाख इनका डिफरेंस आया, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख आया, 1 लाख जो डिफरेंस आया दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल सा, जो रिसीव किया है उसमें से जो पे किया उसको माइनस कर दो, सिंपल ये है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से कोई इनकम आ रही है तो वो पॉजिटिवली हम लोग देखते हैं कि ऐड होगा वो हमारी साइड, ठीक है। हमने पे किया है तो वो नेगेटिव जाएगा, मींस माइनस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आया उसमें से माइनस कर दिया जो पे किया, नेट फैक्टर टू अब्रॉड, टू मतलब पे किया, इसका मतलब रिसीव किया, फ्रॉम अब्रॉड मतलब रिसीव किया, टू अब्रॉड मतलब पे किया, इनका जो डिफरेंस है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कुछ ये कंपोनेंट्स है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, वो देख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है ये, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या होता है, मान लो आप रेजिडेंट हो इंडिया के रेजिडेंट हो, काम कर रहे हो अब्रॉड में, ठीक है, काम कर रहे हो अब्रॉड में, वहीं इनकम अर्न कर रहे हो, आप अब्रॉड से ही इनकम अर्न कर रहे हो। ऐसे ही कोई यूएस का रेजिडेंट है, वो इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया से ही इनकम अर्न कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे इनकम अर्न कर रहे हो और कोई फॉरेन का बंदा हमारी टेरिटरी में आके इनकम अर्न कर रहा है, तो दोनों की जो डिफरेंस होगी इनकम में उसको बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपल मीनिंग आप ये समझो। अब कोई इंडिया का रेजिडेंट है और वो यूएस से सैलरी अर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और अगर कोई फॉरेन कंट्री का वर्कर है, वो इंडिया से सैलरी अर्न कर रहा है, तो वो हमारी नेशनल इनकम से डिडक्ट होगा, माइनस होगा, क्योंकि भाई हमने तो पे कर दिया, वो लेके अपनी कंट्री में यूज करेगा, क्योंकि है तो वो रेजिडेंट किसका, अब्रॉड का या फॉरेन कंट्री का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी से इनकम जो होती है वो सिंपली कि इंडिया का कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी यूएस में है, यूएस का कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया का रेजिडेंट है, उसने यूएस में जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है। अब यूएस का कोई पर्सन है, उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है, तो ये जो रिसीव कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज के, ये जो प्रॉपर्टी है इनसे प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट या जो भी ये लोग रिसीव कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है इंडिया के पर्सन में और यूएस के पर्सन में, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग। क्या, नेट रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया की कुछ कंपनी फॉरेन कंट्री में भी सिचुएटेड होगी, ठीक है, तो वहां पे कोई इनकम हो रही होगी, मान लो ये फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे इंडिया की कंपनीज सिचुएटेड है, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे इंडिया की रन हो रही है, तो वो कुछ अर्न कर रही होगी, और वही यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में यूएस की कंपनी कुछ रन हो रही होंगी, ठीक है, तो यूएस की कंट्री भी इन कंपनी से कुछ अर्न कर रही होगी, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं
जो आपके एज इट इज उठ के इनके जो फॉर्मूले वगैरह है वो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो सबसे पहले आप देखो ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। अभी के लिए आप ये समझो कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों का सम, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों का सम जो होता है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, किसका सम? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप RIP से याद कर सकते हो। किससे? RIP से। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों का सम जो होता है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आप कैलकुलेट करते हो? जो भी सेल्स है आपकी वो, और जितना भी चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक आपने पढ़ा होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो आपका निकलता है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या? जितना सेल्स है और जितना चेंज इन स्टॉक है उनका एडिशन वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? नेट प्लस डेप्थ। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी न्यूमेरिकल कराते वक्त। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है वो देखो। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करती है दो चीजें, प्राइवेट सेक्टर से जो इनकम आ रही है वो, गवर्नमेंट सेक्टर से जो इनकम आ रही है वो इनकम कहाँ से? हमारी टेरिटरी की होनी चाहिए, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंडर आनी चाहिए वो इनकम। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दो सेक्टर चलते हैं, गवर्नमेंट अलग प्राइवेट अलग, दोनों से जो इनकम आ रही है उसका जो सम होता है दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब आज की वीडियो में हमने कवर किया था जीडीपी डिफ्लेटर, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने पढ़ा था। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मेन पॉइंटर्स थे जिनको हमने हाईलाइट किया था और उनको पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उन कंपोनेंट्स में हमने एक पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स थे जिसमें हमने पढ़ा था कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने पढ़ा था नेट रिटेन्ड अर्निंग, एंड उसके बाद हमने कुछ ऐसे फॉर्मूलेज पढ़े हैं जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, जो मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड आपका ग्रॉस वैल्यू एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, एंड इससे रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट या कुछ भी आपको ना समझ आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल से, कि ये न्यूमेरिकल्स है उसमें 3 मेथड्स है न्यूमेरिकल्स के, एक एक मेथड करके एक एक लेक्चर हम लोग फॉर्म करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।